जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पढ़ने के लिए हिंदी में क्लास 10वां का काव्य खंड का चैप्टर है 5वां, जिसका नाम है भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी यह लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, पहले तो लेखक परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद पूरे पाठ का अर्थ पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कैसे पढ़ना है कविता हम इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बुक का क्वेश्चन आंसर है उसको भी कर लेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और फिर किसी अगले वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ के पूरा समाप्त कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं पढ़ने के लिए। इसका आगे पहले देखते हैं लेखक परिचय। हाँ, देखिए ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी, यही हैं इस कविता के लेखक। देखिए सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में हुआ। सन 1900 ईस्वी, पूरे 1900 में हुआ इनका जन्म। इनका जन्म हुआ अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कसौनी, जो कि उत्तरांचल में है ना। जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। सरस्वती देवी का देहांत हो गया मात्र 6 घंटे के बाद। ठीक है, देखिए इसको कर देते हैं। पिता गंगादत्त पंतु, पंतु नहीं, यहाँ पंत होगा। पिता गंगादत्त पंत कसौनी के टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। वह एक अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। अपने क्या है, प्राथमिक शिक्षा मतलब कि अपने सबसे पहले गांव में पढ़ के बड़े हुए, है ना। और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई और बनारस से जाके अपने हाई स्कूल का शिक्षा प्राप्त किए और शुरुआती शिक्षा गांव में ही लिए। कुछ दिनों तक कालाकंकर राज्य में भी रहे। ये कालाकंकर नाम का एक राज्य है उत्तर प्रदेश तरफ, वहीं रहे। उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे। बाकी पूरा जीवन इन्होंने इलाहाबाद में व्यतीत किया। 19 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। 1977 ईस्वी में, मतलब कि 77 साल तक ये चले। दिसंबर पहुंच ही गए थे, मतलब 78 साल मोटा मोटी, लेकिन आप कीजिएगा 77। 1900 में जन्म हुआ इनका, 1977 में इनका देहांत हो गया। इनके माता का नाम है सरस्वती देवी, जो कि इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही मर चुकी थी। ठीक है ना, पहले नहीं बोलिएगा, जन्म के बाद में मर चुकी थी 6 घंटे बाद। इनके पिताजी हैं गंगादत्त पंत, जो कि एगो अकाउंटेंट थे। ये अपना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए गांव में, और जब हाई स्कूल का शिक्षा के बाद आया तो चले गए बनारस, और वहाँ से शिक्षा लेने के बाद इलाहाबाद में ही पूरा अपना जीवन यापन किए। अब चलिए आगे। कहते हैं पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। मतलब कि जब वो काव्य लिखना स्टार्ट किए तो प्रकृति से लिखते थे, प्रकृति प्रेम। इस शाम को सूरज ढलेगा ना, चाहे सूरज सुबह उगेगा, तो देखिएगा सूरज उगते समय इतना बढ़िया नज़ारा लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा कि यहीं बैठे रह जाएं। लेकिन क्या कीजिएगा, 10-20 मिनट बाद धूप आ जाता है। प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा, मतलब कि बच्चों के मन, है ना, बच्चों को मन के उसको पढ़ने का क्या लिखने का आरंभ किए। यही सब लिखने से वो स्टार्ट किए। अब चलिए, उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी की कवि संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। कहते हैं कि जब वो अपना लिखना स्टार्ट किए काव्य, तब वो प्रकृति के सौंदर्य के प्रति प्रेम के रूप में आया, है कि नहीं। वो ये लिखना चाहे कि हमसे पेड़ का बात करते हैं, प्रकृति उनसे कुछ कहना चाहती हो जैसे उनको लगता था, यह लिखना स्टार्ट किए। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी कवि हैं। याद रखिएगा, कैसे कवि हैं, छायावादी। प्रकृति से छायावादी कवि हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं उनके विचार, लेकिन वह है छायावादी कवि। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्दों योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी प्रतिभा कलात्मक सूझ संपन्न हैं, अतः उनकी रचनाओं में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। मृदा, देखिए यहाँ से हमको क्वेश्चन आ सकता है कि ये छायावादी थे और उदार मानवतावादी थे, बस इतना आ सकता है। और यहाँ से आ सकता है कि प्रकृति के प्रेमी कवि हैं, शिशु सुलभ जिज्ञासा के प्रकृति प्रेमी कवि हैं। वो शुरू में जब अपना लिखना स्टार्ट किए काव्य, तब वो लिखे प्रकृति के प्रति एकदम,
है ना। जैसे उनसे कुछ कहना चाहता हो, अभी जब समय चल रहा है उनसे कुछ कहना चाहता हो ऐसा लगा उनको, बस यहाँ से इतना आएगा। अब देखिएगा आगे, कहते हैं युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। मतलब युग के साथ अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना, अपने काव्य जो लिखते हैं ना उसका विस्तार करते रहना पंत जी की चेतना का विशेषता है। वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर पहले बताए ना कि प्रकृति के लिखते थे बारे में, फिर मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। पहले वो प्रकृति के लिए लिखते थे, प्रकृति किसी का नाम नहीं, प्रकृति मतलब नेचर, इसके सुंदरता के बारे में लिखते थे। फिर वह उसके बाद समाजवाद सौंदर्य के लिखने लगे, मानव सौंदर्य के बारे में लिखने लगे। और यही जब वो मानव सौंदर्य के बारे में लिखने लगे तब यहीं से उस समाजवाद की ओर आकृष्ट हो गए। अब देखिएगा, कहते हैं समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए, अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे। देखिए मानवतावादी अभी आया था ना वर्ड पिछले वाला में, मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे, अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। सुमित्रानंदन पंत इम्पोर्टेंट रहेगा, वो हम आपको बता देंगे, देखिएगा। कहते हैं कि उनका अंतिम काव्य लोकायतन है, उनका अंतिम काव्य लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है, उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है, मतलब कि जितना सोचते थे उसको सबके समेट दिया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छावास। देखिए इसमें इनको जो कृतियाँ हैं वो सबको याद रखना है, आपको 2 बार 3 बार रीडिंग दीजिएगा याद हो जाएगा। उच्छावास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, दिगंबरा आदि हैं। इसमें से देखिएगा दिगंबरा अधिकतर आता है, दिगंबरा अधिकतर आता है। आदि पंत जी ने लिखे। पंत जी ने नाटक, अब देखिएगा इनका नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। उन्होंने आलोचना भी लिखा, कहानी भी लिखा, नाटक भी लिखा, उपन्यास सब लिखा। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए चिदंबरा है ना, बोले थे इंपॉर्टेंट है, इस चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनको एगो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इस सबसे पहले व्यक्ति थे जो इनको मिला था, ठीक है। और कौन चीज़ लिखने पर मिला था, तो चिदंबरा लिखने पर मिला था, ठीक है ना। यहाँ से बस यही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब, देखिए लास्ट है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि की रचनाओं में यह कविता हिंदी यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। प्रख्यात छायावादी कवि, देखिए प्रख्यात मतलब कि फेमस छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत, छायावादी कवि फेमस एकदम सुमित्रानंदन पंत का यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या, देखिए ग्राम्या से संकलित है। कहाँ से, ग्राम्या से, मतलब कि जब हम पढ़ेंगे भारत माता ग्राम वासनी, ये कहाँ से लिया हुआ है, तो ग्राम्या से लिया हुआ है। जिसको घेरे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रतीकों प्रगीतों है ना, हाँ हमको लगा कि प्रतीक है, वहाँ गलती हम सोच रहे थे कि होगा, लेकिन सही है, प्रगीतों में शामिल की जाती है। क्या हुआ, अभी मन नहीं लग रहा होगा, ये तो ऐसने रहता है, लेखक परिचय सबके ऐसने रहता है। अब इसके बाद चलेंगे तब मन लगेगा। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता। मतलब देखिए यहाँ से, यहाँ बताए हैं ये, हाँ यहाँ बताए हैं कि इस कविता में हम लोग क्या चाहते हैं। देखिए कविता में ये देखिए कहाँ से है, हाँ अतीत के गरिमा गान द्वारा, अतीत को बताते हुए अभी हम जैसे अभी भारत में जी रहे हैं, लगता है अगर कोई देख सकता है, अगर किसी को बताएं, अगर कोई बच्चा जन्म ले 18-19 साल के, उसको अगर नहीं बताया जाए कि भारत पहले गुलाम था, उसको विश्वास होगा, नहीं विश्वास होगा। वही कहते हैं कि वर्तमान को देखते हुए वास्तविकता का पता नहीं लगता है कि इतिहास हमारा कैसा था। अब चलिए, धन्य वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है। हम लोग यहाँ, अरे वाह,
ये देखिए एगो फोटो भी है, कैसा दिखाई दे रहा है? धन वैभव की कमी, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सब चीज़ से पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है। यह देश हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, संस्कृति, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। यहाँ इसी भारत का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि ये जो भारत हम देख रहे हैं, ये जो कवि लिख रहे हैं, ये अपने गुलाम भारत के जब सोच के लिख रहे हैं कि जब हमारा भारत गुलाम था ना, तब का लिख रहे हैं। क्योंकि उनका जन्म है जो 1900 में हुआ था, 47 ईस्वी तक तो भारत को गुलाम ही देखे होंगे ना, मतलब नौजवान होंगे जब देखे होंगे गुलाम, उसी पर लिखे हैं। क्या लिखे हैं जो हम पढ़ेंगे? पहले हमारा भारत एकदम संस्कृति में सभ्य था, ज्ञानी लोग थे, वैभवशाली लोग थे, गीता उता पूरा यहीं से निकला, और यहीं के लोग का ऐसा दुर्दशा हो गया है कि नहीं? चलिए हम इसमें अब जानेंगे। जो हम बताए थे नोट पॉइंट आपको लिखने के लिए, वो आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। लेखक परिचय जरूर याद रखिएगा, ये तो हम आपको ज़बरदस्ती याद करा देंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत माता ग्रामवासिनी है ना, इस चैप्टर का नाम है भारत माता। यहाँ से खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यहाँ आपको लास्ट में भारत माता ग्रामवासिनी जरूर लगाना है, ताकि भारत माता ग्रामवासिनी नहीं लगाइएगा तब पढ़ने में अधूरा अधूरा सा लगेगा। ये पूरा पढ़िएगा ना लाइन से, तब बहुत अधूरा लगेगा। देखिए, खेतों में फैला है श्यामल, मतलब कि खेतों में धुंधलाई फैला हुआ है, खेत में धुंधलाई फैला हुआ है। धूल भरा मैलासा आंचल, मतलब भारत माता का जो आंचल है वो खेत से दिखाई दे रहा है, कि खेत जो जितना फैला हुआ है ना, उसको भारत माता का आंचल बताया हुआ है। आंचल कैसा है? रंग बिरंगा, एकदम हरा भरा नहीं। धूल भरा मैला सा, जैसे हम लोग का मैल हो गया तो कहीं कि मैल लग गया है आंचल उचल में, लेकिन खेतों में मैल लगेगा नहीं, धूल भर जाएगा। धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मतलब कि जो गंगा यमुना प्रमुख नदी है उसमें जो जल है ना, वो आंसू का जल बताया जा रहा है। इसका मतलब कि भारत माता की आंख का उपमा दे रहा है किसी से? गंगा यमुना नदी से। उसमें जो जल बह रहा है वो आंसू का जल बह रहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, कहीं भी देखो मिट्टी उदास उदास सा दिखाई दे रहा है। कहाँ से नहीं दिखाई देगा? जब भारत गुलाम है, अंग्रेजी का गुलामी कर रहा है, खेती करेंगे हम लोग, माल पानी ले जाएगा वो सब, तो कैसे कोई खुश रहेगा अपना खेत देख के? तो मिट्टी की प्रतिमा उदासनी दिखाई दे रहा है। भारत माता हमारी ग्राम वासिनी दिखाई दे रहे हैं यहाँ, मतलब कि जो हम भारत का सौंदर्य है वह गांव में ही देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ फोटो खिंचा रहा है तो ये महिला खड़ी हुई है अपना बच्चा के लेके, उधर खेल रहा है बच्चा। ये सब आपको देखने के लिए मिल गया ना, तो समझिए कि आप असली भारत में हैं एकदम। देखिए, हम तो इतना बता दिए, लेकिन इसमें से कुछ एकदम विस्तार से लिखा हुआ है, इसको भी देख लेंगे। कवि पंत जी भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते हैं। भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। भारत की आत्मा कहाँ? गाँव में निवास करती है, जहाँ खेत सदा हरे भरे रहते हैं। जहाँ खेत सदा हरे भरे रहते हैं ना, लेकिन किंतु यहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पिसकर मजबूर दिखाई देते हैं। अभी का बात नहीं चल रहा है, पहले का बात चल रहा है, गुलामी के पहले। गुलामी के बाद भी बहुत दिन बार तक जमींदार और सब बड़ा बड़ा वर्ग के लोग थे ना, वो सब बहुत शोषण किया। यहाँ के लोग बहुत मजबूर दिखाई देते हैं। भले खेत उत हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मजबूर हैं, खेती करके तो देना है जमींदारी सबके ना, इसीलिए मजबूर दिखाई देते हैं। गंगा यमुना के जल की उनकी व्यथा प्रतीत करते हैं। सीधे सीधे किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास हैं। किसान कहते हैं कि जो बड़ा बड़ा वर्ग के लोग, जैसे जमींदार हो गया, वो बड़ा बड़ा सेठ रहते थे ना पहले, आज़ादी के बाद भी कई वर्ष तक बहुत शोषण चला गरीबों का। खेत करेंगे, अपना खेत है, लेकिन ले जाएंगे कर टैक्स के रूप में, वो सब लेके चले जाएंगे, है कि नहीं? कौन कहाँ से खुश रहेगा? अपनी आंसू बहा रहे हैं किसान और उदास हैं, वही बताना चाहते हैं। अब देखिए अगला, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अंधेरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्मन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। कहते हैं कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित मतलब गरीब, जड़ित अपलक मतलब कि इसे पलक भी नहीं झपका रहे हैं, नत चितवन मतलब कि आँख ऐसे नीचे है, गरीब हैं, जड़ित हैं
और क्या बोलते हैं, दीनता गरीबी से आंख अपना झुका के नीचे, चितवन मतलब दृष्टि आंख, और नत मतलब ऐसे नीचे झुका के और हैं। ऐसे शोषण चलेगा तो कोई इसे तन के खड़ी रहेगा, ऐसे आंख ऊपर करके कोई नहीं रहेगा, सब ऐसे लूज लुंज पुंज रहेंगे। तो वही कहते हैं कि दैन जड़ित अपलक नथ चितवन, अंधेरों में चीर नीरव रोदन। अंधेरों में चीर नीरव रोदन, नीरद मतलब पुराना, अंधेरा क्या बोलते हैं, अंधेरा मतलब वो अंधेरा ही होगा, चीर मतलब पुराना, अंधेरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विस्मन मतलब कि युगों युगों से भारत है जो क्या बोलते हैं गुलाम है ना, वही के तम मतलब अंधकार से विस्मन हो गया है मन। अगर बहुत दिन तक किसी को जेल में रखिएगा तो वो चिड़चिड़ा एकदम बेकार हो जाएगा। वो तो जेलों से खराब था, जेल में तो कम से कम 3 बार के फ्री मुफ्त खाना मिलता है, बढ़िया से सब रहता है। लेकिन यहाँ काम करो खानो नहीं मिलेगा, अंग्रेज अलगे सता रहा है, बिस्मन हो गया है मन एकदम। वह अपने घर में प्रवासिनी, कौन, भारत माता, जो भारत है वो अपने ही घर में प्रवासिनी दिखाई देते हैं। प्रवासिनी मतलब 47, प्रवासिनी मतलब हो गया जैसे कोई मेहमान आते हैं, प्रवासिनी मतलब अलग जगह बास करने वाला, वो अपने ही घर में लग रही हैं, प्रवासिनी बन के रह गई हैं, है ना। कौन है जी, हमारी भारत माता। जैसे हम दूसरे के घर में जाते हैं तो खुल के रहते हैं, नहीं रहते हैं, वैसे ही भारत माता है जो जड़ित एकदम जकड़ी हुई लग रही हैं, गुलाम के जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। कहते हैं पंत जी, भारत माता उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुख पूर्ण जीवन की करुणा कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जमींदारों एवं सुखदोर साहूकार के शोषण ने इन्हें अति गरीब बना दिया है, बहुत गरीब बना दिया है, चेतना शून्य बना दिया है, कुछ सोचने के लायक नहीं रहने दिया। अब कहते हैं कि वे अपने मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुका के अपलक देखने को मजबूर है। अपने ऊपर अन्याय हो रहा है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिर झुका के आंख ऐसे नीचे करके देख सकते हैं खाली, बस। वे अपनी अंदर की पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को मजबूर हैं। किसको कहेंगे, किसी को नहीं कह सकते, अंदर ही अंदर घूट रहे हैं। सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। वह अपने ही घर में अंधकारों से वंचित हैं, अपने ही घर में है लेकिन अधिकार से वंचित है। जैसे आपके घर में अगर दूसरा कोई आके कब्जिया लेवे, हमारे भारत में अंग्रेज आके कब्जिया लेवे, अपना अधिकार चलेगा नहीं, अपने ही घर में अधिकार से वंचित हैं, यह कहते हैं। आगे कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्नतन अर्धछुतिज शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तक, मतलब कि 30 कोटि जो 30 करोड़ संतान है भारत माता का, वो नग्न तन है, कपड़ा भी सही से नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि हम कपड़ा पूरा नहीं पहनेंगे, जब हमको इतना सब परिवार है नंगे, हम कैसे इतना कपड़ा पहन लें, नहीं पहनते थे, पूरा एगो धोती लपेटते थे, बस उसी में काम चलता था। कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन अर्धछुतिज माने आधे पेट, शोषित निरस्त्र जन माने बिना कपड़ा के आधा पेट खा के और शोषण का शिकार हैं, मूढ़ मूर्ख, असभ्य अशिक्षित निर्धन मतलब गरीब हैं बिना पैसा के, अशिक्षित शिक्षा भी नहीं है, असभ्य हैं कोई काम करने के लिए, सभ्य भी नहीं है, नतमस्तक मतलब ऐसे मुड़ी नीचे गिरा के ऐसे हैं, और तरुतल निवासिनी इसका मतलब होता है पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं जी, भारत के लोग, उनके साथ हमारी भारत माता। भारत की माता मुड़ी ऐसे नीचे करके और पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, ऐसा दिख रहा है कवि पंत जी को, है ना। ऐसा सच बात भी था, तरुतल निवासिनी भारत माता ग्रामवासिनी, मुड़ी नीचे करके पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। देखिए, अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता की 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तन है, मतलब कि आधा तन नंगा है, पूरा तन भी नहीं ढका है, अर्ध पेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश हैं, मजबूर हैं। इनमें प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं है, अंग्रेजों के विरोध करने का इनमें शक्ति भी नहीं है। वे मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, गरीब, पेड़ के नीचे गर्मी वर्षा तथा जाड़ा काटने को सहन करते हैं। गर्मी जाड़ा सब पेड़ के नीचे इसे काटने के लिए सहन करते हैं। देखिए, देख के नहीं लग रहा है सब फोटो, आज़ादी के पहले के फोटो, देखिए कैसे अंग्रेज लोग शासन कर रहा है, मार पीट रहा है। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित है है ना।
स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। कहते हैं स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, मतलब कि सोना के चिड़िया हुआ करता था हमारा भारत, लेकिन पर पद दूसरा के पैर के नीचे अभी कुचा रहा है, रौंदा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, जैसे धरती माता जो है हमारी भारत माता की धरती माता, वो कितना सहिष्णु है, कितना सब सह के रहते हैं, इतना वजन है दुनिया का उनके ऊपर, तो ये कुछ कहने जाते हैं नहीं, लेकिन उनका भी मन कुंठित है, उनका भी मन कुंठित है, उनका भी मन कुंठ गया है। भारत माता के भी, धरती माता का भी, धरती है ना जी, भारत माता कहाँ है अभी, धरती का भी मन कुंठ रहा है। जो धरती इतना सहनशील है, उनका भी मन कुंहने लगा है ना। क्रंदन कपित अधर मौन स्मित, क्रंदन कपित माने कि रो के कैसे कपसते हैं, तो क्रंदन है, रो रहे हैं, कपित है, अधर मौन स्मित, अधर माने होठ, मौन है, चुपचाप है, खुल के रो भी नहीं सकते हैं। राहु ग्रसित शरतेंदु हासिनी, राहु ग्रसित मतलब जैसे चांद को राहु कैसे घेर लेता है, और शरतेंदु हासिनी मतलब शरद ऋतु का चांद को, शरद ऋतु में मतलब कि जाड़ा में चांद दिखाई नहीं देता है, एकदम धुंधला दिखाई देता है, ऐसे ही भारत का स्थिति एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ राहु ग्रसित है। कहते हैं कवि पंत जी कि जिनकी पकी फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार हैं, वे उनके हर अपमान शोषण अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। जैसे हमारी धरती है ना सहनशील, वैसे ही सहनशील बने हुए हैं, अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं। उन पर जो जुल्म हो रहा है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, चुपचाप सहे जा रहे हैं। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हैं कि खुलकर रो भी नहीं सकते हैं, इतना डरे हुए हैं अंग्रेजों के शासन से, क्रूर शासन से, कि खुलकर रो भी नहीं सकते हैं। लइकन रोता है, उसको मार दीजिएगा रो जाएगा, उसको डांट के फिर से कि रो में ताव मारबो, तो वो एकदम बेचारा चुप्पे चाप रोएगा, वैसा हालत हो चुका है। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और विवशता को देखकर कवि दुख से भर जाता है, कवि जी हमारे दुख से भर जाते हैं कि जिस देश में वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी के समान, चांदनी के समान चमकती थी, आपसी शत्रुता का कारण आज ग्रहण लगाकर अंधकारमय हो गया है ना। चलिए, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभवाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। क्या हुआ देखिए, कहते हैं चिंतित भ्रुकुटी मतलब चिंता से भौं है, भौं इसे चिंता में ना हो जाता है कि चिंता हो गया तो सिकुड़ जाता है भौं, वही कि चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, ऐसे चिंता से हो गया है भौं। निमित निमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, निमित नयन और क्या है जी, नभ वाष्पाच्छादित मतलब कि नयन है, आँख है, वो नमी है, उनमें नमी भर गया है, छलछला रहा है आँख एकदम, और नभ माने कि बादल है, उस पर वाष्पाच्छादित है, वाष्प पूरा छाया हुआ है। जैसे मौसम खराब रहता है तो कैसे मन लगता है, वही यहाँ कहना चाहते हैं कि आँख एकदम ऐसे भरा भरा सा दिखाई देता है हमेशा, कभी तो साफ दिखाई नहीं देगा, उसमें हल्का हल्का आंसू हमेशा है, आंसू सूख ही नहीं रहा है गुलामी में। नभ मतलब कि जब क्या बोलते हैं, बादल में वाष्प छा जाता है तो कैसा दिखाई देता है, एकदम उदास उदास सा मन, वैसा ही है। नभ में वाष्पाच्छादित। आनंद श्री छाया शशि उपमित, आनंद श्री मतलब होता है मुख की शोभा, छाया शशि उपमित मतलब कि शशि चांद, उससे उपमा करा गया है आनंद श्री का, मतलब कि चेहरा का जो शोभा है ना, उसको चांद से उपमा किए दिया गया है कि ऐसा चेहरा हुआ करता था। आनंद श्री छाया शशि उपमित मतलब कि चांद सा चेहरा पर नमी छाया हुआ है, बादल एकदम जैसे कैसे अंधेरा छा जाता है वैसा लग रहा है चेहरा पर, है कि नहीं। चिंता में भ्रुकुटी सिकुड़ा हुआ है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, भारत के लोग अभी ज्ञान से एकदम वंचित हैं, ज्ञान से एकदम मूढ़ गए हैं, लेकिन गीता यहीं से प्रकाशित हुआ था, गीता यहीं से प्रकाशित हुआ था, और यहीं के लोग के पास ज्ञाने नहीं है। मतलब कि आपका एगो होटल है, वहाँ पे भूखे रहते हैं, यही बात हुआ है यहाँ। देखिए कहते हैं कि
कवि पंत जी कहते हैं, अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास, निराश और हताश हुए हैं। यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा चंद्रमा जैसी दिखती थी, आज फिर यहाँ गीता जैसे प्रेरणादायक प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई। उसी देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता के कारण गुलाम हैं। है ना, ये तो बता दिए इसी में, इसका लगता है ज़रूरत भी नहीं होगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम। धरती धरती नहीं है, हरती है। हरती जनमन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। इसको एक बार और पढ़ते हैं हम। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जनमन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। क्लास 10वां में सबसे अच्छा चैप्टर जो लगता है वो हिंदी है, कि इसमें आराम से कविता पढ़िए, नंबर भी मिलेगा भरपूर। और कविता पढ़ने में लगता है कि आप उसको जीने लगते हैं जा कर के। अभी लग रहा है कि गुलामी छाया हुआ है जैसा लग रहा है क्लास में, है कि नहीं? तो आप पढ़िए, इसको बार बार पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा एकदम। और ये पढ़ने के बाद जैसे लाइन ख़त्म होगा ना, उसके बाद भारत माता ग्राम वासिनी ज़रूर बोलिएगा, और अच्छा लगेगा। कहते हैं सफल आज उसका तप संयम, जितना तपस्या किए गुलामी में, उसका आज संयम है वो सफल हो गया। इंतजार की घड़ी खत्म हो गया, आज़ाद हो गए। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हम लोग कैसे जीते जी? पूरा मार काट के नहीं, अहिंसा के राह पर चल के हम लोग जीते। भारत हमारा आज़ाद हुआ। अहिंसा का स्तन्य सुधोपम मतलब कि छाती का दूध, स्तन्य का दूध भारत माता ने पिला के अहिंसा नामक दूध, और भारत को आज़ाद करने में मदद कराए गांधी जी। हरती जन मन भय भव त्रम भ्रम, मतलब कि जो दूध पिलाए स्तन्य से भारत माता ने, दूध का मतलब ऐसे नहीं कि दूध पिलाए, मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से शक्ति बढ़ाए, है कि नहीं? जैसे प्रेरणा दिए हम लोगों को। जैसे आप मान लीजिए कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा चलना नहीं सीख रहा है, गिर गया, तो उसको आप क्या करते हैं? कहते हैं उठ उठ उठ, कर लेगा तुम कर लेगा। वही बात है कि स्तन्य सुधोपम पिया के दूध स्तन्य का काम किया, हरा जन मन भय, मतलब कि लोगों का मन को क्या बोलते हैं, उसमें से डर को हर लिया, जन के मन में से भय को हर लिया जो अहिंसा का दूध पिए। भव तम भ्रम, तम मतलब अंधकार, भ्रम में जो थे उस सब को हर लिए। जग जननी मतलब कि जगत की जननी और जीवन विकासिनी कौन है? तो हमारी भारत माता ग्राम वासिनी। जगत की जननी, जग जननी भारत माता, और हमारे जीवन की विकासनी भारत माता ग्राम वासिनी। इस चैप्टर का आज अंत हुआ। इसका आइए इसको भी समझते हैं। कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं, हम इतना पढ़ के गुलामी में से ये आज़ादी के लिए हैं। ये आशा प्रकट करते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर, अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर मन का भय, अज्ञान, भ्रम हरण सब कर लिए। भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश दिया। भारत माता ने अहिंसा का मंत्र देकर और भारत की स्वतंत्रता का संदेश दिया। भारत आज़ाद हो चुका है।